मुंबई 1980s। एक छोटा सा रूम, टेबल पर बिखरे हुए डायमंड्स और उन्हें घंटों तक शूट करता हुआ एक 18 साल का लड़का। सैलरी 1500 पर मंथ बस। उस वक्त वो सिर्फ एक एम्प्लॉय था, लेकिन आज उसका एम्पायर 8 लाख करोड़ से बड़ा है। इंडिया का बिगेस्ट फोर्स उसे कंट्रोल में है। एयरपोर्ट, एनर्जी, इंफ्रास्ट्रक्चर, सब में उसका प्रेजेंस है। और सबसे क्रेजी बात, उसने कोई रिवोल्यूशन प्रोडक्ट नहीं बनाया। तो फिर सवाल ये है, 1500 महीने कमाने वाला लड़का कैसे आज 8 लाख करोड़ का मालिक बन गया? ये कहानी है गौतम अडानी की। 1962 अहमदाबाद, एक सिंपल जैन फैमिली, पापा का छोटा सा बिजनेस, घर में 7 बच्चे। लाइफ सिंपल थी और ऑप्शंस लिमिटेड। गौतम अडानी ने कॉलेज ज्वाइन किया, लेकिन जल्दी उन्हें रियलाइज हुआ ये रास्ता उनके लिए नहीं है। उन्होंने ड्रॉप आउट कर दिया। कोई ग्रैंड प्लान नहीं था, सिर्फ अर्जेंसी थी जल्दी पैसा कमाने की, और इसी अर्जेंसी ने उन्हें मुंबई भेज दिया। मुंबई में उनकी पहली जॉब थी डायमंड सॉर्टिंग की। 1500 से 2000 महीना। काम रिपीटेटिव था, लेकिन अडानी का फोकस काम पर नहीं था। वो ऑब्जर्व कर रहे थे कौन डील क्लोज करता है, कौन प्रॉफिट बनाता है और असली गेम कहाँ है। कुछ साल बाद उन्होंने एक डिसीजन लिया और जॉब छोड़ दी, और फिर उन्होंने छोटा सा डायमंड ब्रोकरेज स्टार्ट किया। रिस्क था, लेकिन धीरे धीरे डील्स होने लगी और इनकम जंप हुई सीधी 1500 से 30,000 महीना। ये उनका पहला स्केल मोमेंट था, लेकिन उन्हें समझ आ गया था ये बस शुरुआत है। फिर अडानी मुंबई छोड़कर गुजरात लौट आते हैं। मुंबई में काम करते हुए गौतम अडानी ने सिर्फ पैसा नहीं, कनेक्शन भी बनाए थे। जब वो गुजरात वापस आए तो उन्होंने अपने भाई के प्लास्टिक बिजनेस में काम स्टार्ट किया। यहीं से उन्हें पीवीसी इंपोर्ट का आइडिया मिला। थोड़ी सेविंग, थोड़ा फैमिली सपोर्ट और सबसे इंपॉर्टेंट मार्केटिंग समझ। 1988 में उन्होंने अपनी कंपनी स्टार्ट की, अडानी एक्सपोर्ट्स लिमिटेड, जिसका फोकस पीवीसी और दूसरे कमोडिटीज इंपोर्ट करना था, जिसे आज हम अडानी एंटरप्राइजेस के नाम से जानते हैं। सरफेस पर सिंपल बिजनेस, लेकिन अंदर एक पावरफुल आइडिया था। इंडिया ग्रो करेगा, डिमांड एक्सप्लोड होगी। उस टाइम इंडिया में प्लास्टिक की डिमांड तेजी से बढ़ रही थी और अडानी बिल्कुल सही जगह पोजीशन ले चुके थे। धीरे धीरे उनका बिजनेस लाखों से बढ़कर करोड़ों में पहुंचने लगा और 1990s के स्टार्ट तक वो एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन चुके थे। और ये डिसीजन उन्हें नेक्स्ट लेवल पर ले जाने वाला था, लेकिन एक प्रॉब्लम थी। उनका बिजनेस इंपोर्ट पर डिपेंड करता था और इंडिया के पोर्ट्स उस टाइम पर स्लो, इनएफिशिएंट और गवर्नमेंट कंट्रोल थे। यहीं अडानी एक चीज नोटिस की, अगर मैं सिर्फ ट्रेडिंग करूंगा तो लिमिटेड है, लेकिन अगर मैं एंट्री पॉइंट कंट्रोल कर लूं तो गेम बदल जाएगा। और यहीं से आता है सबसे बड़ा रिस्क। उन्होंने डेवलप किया मुंद्रा पोर्ट। उस टाइम डिसीजन स्लो था, कैपिटल हैवी था और अनसर्टेन था। पोर्ट्स बनाना कोई छोटा काम नहीं था, इसमें लगते हैं हजारों करोड़ों रुपए। अडानी ने इस प्रोजेक्ट के लिए मल्टीपल सोर्सेज यूज किए, अपनी ट्रेडिंग बिजनेस की अर्निंग्स, बैंक लोन्स और गवर्नमेंट पार्टनरशिप। यानी ये कैलकुलेटेड रिस्क था, जहां उन्होंने अपनी क्रेडिबिलिटी और फ्यूचर दोनों दांव पर लगा दिए। 1990s के हिसाब से इन्वेस्टमेंट बहुत बड़ा था, 1000 करोड़ों का लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट, जिसमें रिटर्न तुरंत नहीं आने वाला था। इसीलिए उस वक्त बहुत लोगों को डिसीजन रिस्की लगा। लेकिन आज मुंद्रा पोर्ट इंडिया का सबसे बड़ा कमर्शियल पोर्ट है और अकेला ही देश के टोटल कार्गो का 20 से 25% हैंडल करता है। और यहीं अडानी ट्रेडर से कंट्रोलर बन गए। 1990s के एंड तक उनका बिजनेस 1000 करोड़ के लेवल तक पहुंच चुका था। और अडानी एक नॉर्मल ट्रेडर से एक सीरियस इंडस्ट्रियल प्लेयर बन चुके थे। और बनाने के बाद अडानी रुकते नहीं है, उस सिस्टम को और डीप कंट्रोल करना चाहते थे। यानी कोल इंपोर्ट भी खुद का, ट्रांसपोर्ट भी खुद का, पावर प्लांट भी खुद का और इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई भी खुद की। मतलब एंट्री भी उनकी, प्रोसेस भी उनका, आउटपुट भी उनका। स्ट्रेटेजी को कहते हैं वर्टिकल इंटीग्रेशन। और इसी ने अडानी ग्रुप को बना दिया एक पावरफुल इकोसिस्टम। 2000 के दौरान अडानी की वैल्यू 1000 करोड़ से बढ़कर लाखों करोड़ों की तरफ मूव करने लगी और यहाँ से उनका रियल वेल्थ क्रिएशन शुरू हुआ। 2010 के बाद ग्रोथ और एग्रेसिव हो जाती है। धीरे धीरे उन्होंने अलग अलग सेक्टर्स में एंट्री ली। पावर के लिए अडानी पावर, पोर्ट्स के लिए अडानी पोर्ट्स एंड एससीजी, ट्रांसमिशन के लिए अडानी ट्रांसमिशन और ग्रीन एनर्जी के लिए अडानी ग्रीन एनर्जी। एयरपोर्ट्स एक्वायर होते हैं, रिन्यूएबल एनर्जी में एंट्री होती है, सीमेंट, डाटा सेंटर्स, मतलब सिस्टम का हर इंपॉर्टेंट पार्ट धीरे धीरे उनके कंट्रोल में आता गया। उन्होंने इंडिया कई बड़े बड़े पोर्ट्स का कंट्रोल लिया। मुंबई, अहमदाबाद, लखनऊ, जयपुर जैसे मेजर एयरपोर्ट्स जो आज अडानी के अंडर ऑपरेट करते हैं। और सिचुएशन ये है कि वो इंडिया के लार्जेस्ट प्राइवेट पोर्ट ऑपरेटर हैं और इंडिया के लार्जेस्ट प्राइवेट एयरपोर्ट ऑपरेटर भी हैं। मतलब आप फ्लाई करो या शिपमेंट आए, सिस्टम में कहीं ना कहीं वो लोग कनेक्टेड हैं। फिर 2022 में उन्होंने एक और मैसिव स्टेप लिया। लगभग $6.4 बिलियन में अंबुजा सीमेंट और एसीसी लिमिटेड का एक्वायर कर लिया और सीमेंट सेक्टर में भी एंट्री ले ली। 2020 से 2022 के बीच में उनकी नेटवर्थ $10 बिलियन से बढ़कर $100 बिलियन तक क्रॉस कर गई और वो दुनिया के टॉप रिचेस्ट लोगों में शामिल हो गए। इवन 2022 में एक मोमेंट ऐसा भी आया जब गौतम अडानी दुनिया के सेकंड रिचेस्ट इंसान बन गए और उन्होंने जेफ बेजोस जैसे बिलियनर को भी पीछे छोड़ दिया था। सोचो, 1500 महीने कमाने वाला लड़का अब दुनिया के टॉप 2 में था। लेकिन फिर 2023 में एक रिपोर्ट आती है हाइडेनबर्ग रिसर्च से, सीरियस एलिगेशन, मार्केट पैनिक, $बिलियन वाइप आउट हो जाते हैं कुछ ही दिनों में। पूरा वर्ल्ड देख रहा था क्या ये एम्पायर टिक पाएगी। अडानी ग्रुप ने एलिगेशन को डिनाई किया और धीरे धीरे रिकवरी भी आई, लेकिन डिबेट आज भी खत्म नहीं हुई है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि क्रैश के बाद भी धीरे धीरे उनकी कंपनीज रिकवर हुई और उनकी टोटल नेटवर्थ फिर से लाखों करोड़ों के लेवल पर आ गई। अगर आप ध्यान से देखो तो अडानी ने प्रोडक्ट्स नहीं बनाए, उन्होंने गेटवेज बनाए और जो गेटवेज कंट्रोल करता है वही फ्लो कंट्रोल करता है। और बिजनेस की दुनिया में फ्लो ही रियल पावर होता है। और इसी तरह उन्होंने 10,000 से 8 लाख करोड़ का एम्पायर बना दिया।